Standard 10, Chapter number 1, Nationalism in Europe, Part 2. As we have discussed above regarding the unification of Britain and how it became a model nation state, let us go further regarding Germany and Italy. Firstly, we will talk about unification of Germany. So in Germany, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1849 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation building, was however repressed by the large landowners called Junkers of Prussia. अब राष्ट्रवाद की भावना जर्मनी के अंदर खास करके उसका जो मिडिल क्लास था, बिजनेस वाले, टीचर्स, एजुकेटर्स, लॉयर्स, ये सभी लोग, तो इन्होंने ईयर 1849 में जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं या तो जर्मन कल्चर वाले लोग हैं, उन सभी को जो अलग अलग रीजन्स थे सभी को इकट्ठा करने की कोशिश की और एक देश बनने की कोशिश की। लेकिन जो वहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स थे जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने उसे दबा दिया। दे वर नोन एज जंकर्स, और उस समय प्रशिया का हिस्सा था, प्रशियन किंगडम। एंड फ्रॉम देयर ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद से क्या हुआ, प्रशिया ने खुद लीडरशिप उस मूवमेंट की अपने हाथ में ले ली। प्रशियन एम्पायर के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, and who was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. ओटो वन बिस्मार्क प्रशियन एम्पायर के चीफ मिनिस्टर थे और इस पूरे प्रोसेस के कर्ता धर्ता डिज़ाइनर जो थे वो खुद थे। उन्होंने हेल्प ली थी प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद ली थी। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों के अंदर, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और तब कहीं जाके प्रशिया जीता और जर्मन के जितने अलग अलग रीजन्स थे सभी को एक साथ लाया जा सका। एंड इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। और फिर उसके बाद 1871 जनवरी के अंदर प्रशियन किंग, उस समय के जो राजा थे विलियम द फर्स्ट, उन्हें जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया एक सेरेमनी में जो वर्सेल्स में हुई थी। और उस दिन का इवेंट डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, बहुत ही ठंडा दिन था वो, बहुत ज़्यादा ठंड चल रही थी। 18 जनवरी 1871 को एक an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William of Prussia. तो उस ठंडी सुबह एक असेंबली बुलाई गई जिसके अंदर सभी जर्मन स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, हेड्स थे, वो बुलाए गए थे। आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद थे और जो खास इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं किंगडम के वो वहाँ पर मौजूद थे। ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद थे और ये सब हो रहा था अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में इन दी पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स का जो महल है उसके अंदर एक हॉल ऑफ मिरर्स है, वहाँ पे ये सेरेमनी प्रोक्लेम हुई और वहाँ पे जर्मन एम्पायर को काइजर विलियम द फर्स्ट के अंडर में रखा गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी had demonstrated the dominance of Prussian state power. तो जर्मनी का जो बिल्डिंग प्रोसेस था इसने पूरी दुनिया को दमखम दिखाया प्रशिया के स्टेट पावर का। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। प्रशिया के जो उस समय के मेथड्स थे उन सभी को जर्मनी ने अडॉप्ट किया और वो उसके लिए एक मॉडल बने। तो इसी प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो पाया। अब बात करेंगे इटली की। नाउ इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली का अभी जर्मनी के जैसा ही बहुत पॉलिटिकली बुरा हाल था, उसे भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटालियंस जो थे लगभग बहुत सारी डायनेस्टी के अंडर में आ रहे थे, यानी बहुत सारे किंगडम्स के अंदर उनका हिस्सा जा रहा था और यहाँ तक कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में भी वो थे। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house.
19वीं सदी की शुरुआत बीच में 1850s के दौर में इटली को 7 स्टेट्स में बांटा गया था, और सिर्फ जिसमें से एक ही स्टेट ऐसा था जिसे कोई इटालियन रूल कर रहा था, और वो था द स्टेट ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। आपको मैंने बताया हैब्सबर्ग एम्पायर, इट वॉज द एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो नॉर्थ जो इटाली हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास था। सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, आपको पता ही है, रोम और वेटिकन सिटी। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ एंड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड वोकल वेरिएशंस। और जो सदर्न रीजन्स थे वो किसी एक कॉमन फॉर्म के अंडर में नहीं थे, लेकिन भाषा और उसके आधार पर बटे हुए थे। ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a cohort program for a unitary Italian republic. 1830 के दौर में गज़ेपे मज़नी रेवोल्यूशनरी, उन्होंने एक कोहरेट प्रोग्राम साथ में लाने की कोशिश की जिसके ज़रिए सभी इटालियन स्टेट्स को मर्ज किया जाए और एक यूनाइटेड इटली बनाया जाए। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उन्होंने एक समाज, एक सोसाइटी का निर्माण किया, ग्रुप जिसे कहते हैं, उसका नाम था यंग इटली। द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब जब देखा गया कि रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स काम नहीं कर रही, रिवॉल्ट्स काम नहीं कर रहे, 1831 में भी देखा गया और 1848 में भी देखा गया, लेकिन रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स हर जगह फेल हुई। और इसका ये मतलब हुआ कि अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी? तो जो सर्डिनिया पिडामोंट के जो रूलर थे विक्टर इमैनुअल II, उनके ऊपर ये जवाबदारी आ गई कि वो अब इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करे, भले ही जिसके लिए जंग करनी पड़े। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। जो उस समय का रूलिंग एलिट था हर एक जगह पे, इन 7 स्टेट्स में, इस पूरे रीजन में, उन्हें ये लगा कि अगर एक यूनाइटेड इटली होगा तो शायद ये पॉसिबल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनका उस देश की पॉलिटिक्स में अपना असर बढ़ेगा। अब सर्डिनिया पिडामोंट के चीफ मिनिस्टर केवर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. चीफ मिनिस्टर केवर जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे, यानी वो क्रांतिकारी भी नहीं थे और एक लिबरल भी नहीं थे। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, और ये बात ये थी कि वो फ्रेंच भाषा अच्छे से बोलते थे इटालियन भाषा की जगह पे। थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by केवर, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. अब केवर होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस खड़ा किया और सर्डिनिया पिडामोंट जो अकेला उस समय लड़ रहा था, उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी, हैब्सबर्ग एम्पायर की जो फोर्सेस थी, उसे साल 1859 में डिफीट कर दिया था। A large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. और जब देखा कि लगातार मूवमेंट तेज़ हो रहा है, जीत रहे हैं सर्डिनिया वाले, तो एक और आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे, हथियारबंद स्वयंसेवी जो थे, जो लड़ना चाहते थे अपने देश के लिए, तो गज़ीपे गरिबाल्डी के अंडर में उन्होंने उसको ज्वाइन किया। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। 1860 में वो सदर्न इटली की तरफ गए। याद रहे मैंने कहा था सदर्न इटली में कोई फिक्स डोमिनेंस नहीं था, इट वाज ऑल बेसिस ऑन लैंग्वेज और उसके हिसाब से था। तो 1860 में साउथ इटली की तरफ मार्च किया गया और जो सिसिली का जो किंगडम था, उन्होंने वहाँ पे पीजेंट का सपोर्ट मिला, उन्हें लोकल वर्कर्स का सपोर्ट मिला और इसके कारण वो स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से निकालने में कामयाब रहे थे। एंड इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में क्या हुआ, जंग खत्म हुई, इटली एक आया और विक्टर इमैनुअल II इटली के राजा बनाए गए। हावेवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन समस्या क्या थी, जो इटालियन जो पॉपुलेशन थी, आम लोग थे, उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या चीज़ है। द पीजेंट्स मासेस हु हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया and believed the La Talia was Victor Emmanuel's wife.
और जो पीजन वाइफ जो वॉर लड़ रहे थे, उन्होंने इटालिया का नाम नहीं सुना था, यानी इटली का नाम नहीं सुना था। उन्हें लगा कि ये शायद उनकी रानी का नाम है, ला तालिया, और वो उसके लिए लड़ रहे हैं। नाउ हाउ डू वी विजुअलाइज अ नेशन? एक देश कैसा होता है? आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th centuries फाउंड अ वे ऑफ पर्सोनिफाइंग अ नेशन। उस समय के जो कलाकार थे, 18वीं 19वीं सदी के कलाकार थे, उन्होंने एक देश क्या होता है उसकी एक इमेजिनेशन खड़ा किया। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। और शब्द में कहे तो उन्होंने एक देश को इस तरह रिप्रेजेंट किया कि जैसे वो कोई व्यक्ति हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। और जो नेशन, जो जितने भी देश बने, उन्हें एक फीमेल फिगर का रूप दिया गया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। दैट इज वाई वी कॉल आवर कंट्री मदरलैंड, है ना, क्योंकि उसमें हमने एक फीमेल फिगर को देखा है। और ये हर देश में यही हो रहा था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आर्टिस्ट्स यूज द फीमेल एलोगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wing scales। आप सभी को याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस फीमेल एलोगरी को यूज़ किया गया था। जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है और रेड कैप है, इन सभी में फीमेल फिगर्स को रखा गया आइडेंटिफाई करने, चाहे वो ब्रोकन चेन हो। और जस्टिस के लिए क्या सिंबल रखा गया कि एक विमेन का स्टैचू है जो आँख पे पट्टी बंधी और हाथ में तराजू है। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। और उसी हिसाब से फिर 19वीं सदी में भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने किसी भी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इन फीमेल एलोगरीज का यूज़ किया था। इन फ्रांस, शी वॉज क्रिस्टाइंड मरीन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। फ्रांस में किसका यूज़ किया गया? क्रिस्टाइंड मरीन के नाम का एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है वहाँ का, जिसने आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन को अंडरलाइन किया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक ऑफ रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? आइडियाज वर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी, फिर रिपब्लिक, देन द रेड कैप, फिर ट्राई कलर एंड द कॉकेट। Statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it। फिर मरियाना के जो स्टैचूज थे उन्हें हर पब्लिक जगह पे इरेक्ट किया गया, खड़ा किया गया, ताकि लोगों को बार बार याद दिलाया जा सके कि उनकी आइडेंटिटी इसी से जुड़ी हुई है। मरीन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स आल्सो। सिमिलरली, जर्मेनिया बिकेम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। और जर्मनिया जो था वो किसका बन गया? जर्मन नेशन का फीमेल फिगर। जर्मनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जर्मनिया जो फिगर है, लेडी फिगर है, वो अपने सर पे ओक लीव्स का ताज पहनती है, उसका मतलब होता है हीरोइज्म। ये देखिए, दिस वॉज द सिंबल ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस यानी कि मरेन, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। आप देख सकते हैं उनके सर पे, यू कैन सी ऑन द हेड the crown of oak leaves। Now, beginning of imperialism। फिर से राजाशाही वाली बात आ रही थी। Now, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democrat sentiment of the first half of the century। जो 19वीं सदी का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी लास्ट 25 ईयर्स जो थे, वहाँ पे राष्ट्रवाद अब ज़्यादा मैटर करता नहीं था, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी थी लिबरल डेमोक्रेट की, जो वो अब कहीं ना कहीं गायब हो रही थी। इट बिकम अ नैरो क्रेड विद लिमिटेड एंड्स, यानी उसका एक डेड एंड नक्की डिसाइड हो गया था कि ये इससे आगे नहीं सोच सकते। ड्यूरिंग दिस पीरियड, नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड इवन रेडी टू गो वॉर। और फिर उस समय दौरान क्या हुआ? जितने भी राष्ट्रवादी ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के प्रति ही इंटॉलरेंट हो गए, यानी वो एक दूसरे की बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। और फिर इसके कारण क्या हुआ? दे वर इवन रेडी टू गो वॉर। द मेजर यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्टिक एम। और जो यूरोप के समय सबसे मेजर पावर्स थे, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और जो लोग थे उन्हें इस बारे में भड़काया, ताकि उनके अपने जो एम्स थे वो कहीं ना कहीं पूरे हो सके।
इन सब के बीच में एक इवेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द बल्कान्स। अब बल्कान रीजन जो है वो यूरोप के अंदर है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans. Now, the Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. इन सभी के जो उनको क्या कहा जाता था, स्लाव्स कहा जाता था, जाके जो नागरिक होने, और ये सारे देश मिलकर बल्कन रीजन को बनाते हैं। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire and made this region very explosive. और उस समय ये परिस्थिति क्या थी, ये इतना बड़ा एरिया जो बल्कान का जो एरिया था, इसमें से बहुत सारा एरिया वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, इसलिए परिस्थिति और गंभीर हो गई थी। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. 19वीं सदी के दौरान जब उन्होंने देखा कि फ्रांस का हाल बहुत बुरा था, जर्मनी ख़त्म, मतलब एक नेशन स्टेट बन गया, इटली बन गया, तो ओटोमन एम्पायर को भी एक डर सताने लगा। फिर उसी के कारण उन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। कैसे? मॉडर्नाइजेशन लाए वो अपने अंदर, और देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए, लेकिन इनके ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और समय रहते एक एक करके जो यूरोपियन जो अलग अलग हिस्से उनके अंडर में थे वो इनसे किसी बात पे नाराज़ हो जाते और अब उनके कंट्रोल से मुक्त हो जाते और ये अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते। दी बल्कान पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी। और बल्कान जो लोग थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने अपने जो क्लेम्स थे किसके ऊपर डाल दिए? पॉलिटिकल राइट्स पे, ठीक है, और उनकी नेशनलिटी पे। दे यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। उन्होंने अपने इतिहास को यूज़ किया, ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो पहले आज़ाद थे, लेकिन फॉरेन पावर्स ने उन्हें अपने अंडर में अपना सब्जेक्ट बना के रखा था। हैंस द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बल्कान्स thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। तो उसके बाद क्या हुआ? जो रिबेलियन नेशनलिटीज़ थी, वो विरोधी जो नेशनलिटीज़ थी, हम कह सकते हैं बल्कान्स के अंदर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब स्ट्रगल करें ताकि हम अपनी जो पुरानी खोई हुई इंडिपेंडेंस है उसे हासिल कर सकें। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। और जब ये देखा गया कि स्लाविक नेशनलिटीज़ अपनी अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने में लगे हुए हैं, तो आपस में परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई और ये एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। इमरजेंसी ऑफ बल्कान नेशनलिज्म, ये कैसे हुआ? The Balkan states were furiously jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। बल्कान जो स्टेट्स थे, जितने आपको मैंने पहले नाम बताए, अल्बेनिया हो, ग्रीस हो, मैसेडोनिया हो, मॉन्टेनिग्रो हो, ये सारे स्टेट्स एक दूसरे से बहुत जलते थे और ये उम्मीद रखते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी गेन कर सके दूसरे के खर्चे पे, यानी उससे लड़ के। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और इसी समय के अंदर एक बहुत ही इंटेंस, यानी बहुत ही गहरी राइवलरी यूरोपियन पावर्स के अंदर आ गई थी। फिर वो चाहे ट्रेड को लेके हो, कॉलोनीज को लेके हो, और फिर वो चाहे नेवी या मिलिट्री माइट को लेके हो। Now this rivalry were evident in the way the Balkan problem unfolded। और इस राइवलरी का असर हमें बल्कन प्रॉब्लम में देखा गया। ईच पावर, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो, दे वर ऑल कीन ऑन काउंटरिंग दी होल्ड ऑफ अदर पावर ऑफ द बल्कन। इन सभी के मन में था कि बल्कन रीजन को कंट्रोल हम करें, और वो इसका मेक श्योर करने के लिए समय समय पे अपने आपस में लड़ते भी रहते थे और अपने उस पूरे बल्कन एरिया पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते। और यूरोप के अंदर उस समय ये मेजर पावर्स थी, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रिया हंगरी हो। इस समय एक अलग किंगडम था, ऑस्ट्रिया हंगरी। Now this led to the series of wars in the region and finally the First World War। और उसी समय लड़ाइयों का एक दौर छिड़ गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। एंड नेशनलिज्म
aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. राष्ट्रवाद जब राजाशाही से जुड़ता है तो ये नतीजा निकला कि 1914 में यूरोप एक तबाही की तरफ बढ़ गया और वहीं से फिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस थे, उनकी हत्या हो गई और फिर ये युद्ध शुरू हो गया। चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे तो यूरोपियन आइडल्स ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। जो यूरोपियन आइडल्स थे, बेसिक जो क्रक्स था नेशनलिज्म का, अब वो कहीं पे भी दिखता नहीं था, क्योंकि लोगों ने हर जगह अपनी अपनी वैरायटी निकाल दी राष्ट्रवाद की। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो सोच थी कि हमें अपनी सोसाइटीज़ को एक देश का रूप देना है, उसे जनरली हर जगह एक्सेप्ट किया गया। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल एंड यूनिवर्सल। थैंक यू, and here part 2 ends and officially the lesson also ends.